जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी-एमटीएस की एग्जाम लगातार करीब आ रही है, उसके लिए तैयारियां जोरों पे आप लोग कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है जहां भी होंगे अपनी तैयारी में लगे होंगे। उस बीच आपके लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूं, क्या थोड़ी सी हेल्प उस एग्जाम में कर सकता हूं, उसी एक प्रयास में लगा हुआ हूं। और इसी कड़ी में मैंने जो है 14/7/2022 का जो पेपर है, जो उस दिन जो परीक्षा हुई थी, यानी कि जो 2021 की भर्ती थी, उसमें जो 14/7/22 को पेपर हुआ था 9 AM से देखिए 10:30 AM के बीच में पाली में जो पेपर हुआ था, एक्चुअल उसी प्रश्न को सॉल्व करवाऊंगा। नवा जो है हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर पर आधारित, 8 ऑलरेडी चल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उनको जाकर के देखिए। एकदम बहुत ही क्विक वे में लगभग 25+ प्रश्नों के माध्यम से 100+ स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस बेहतरीन तरीके से देखिए मैंने इस तरह डिजाइन किया है, वो आपको मैं देने की कोशिश करूंगा, आपको टोटल एक्स्ट्रा फैक्ट के डेटा के साथ और अलग तरीके से समझाने की पूरी आपको प्रयास की जाए करूंगा जो है। चलिए तो शुरू करते हैं। लाइक करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कंटेंट दमदार मिलने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी ब्रैकेट में यूवी विकिरण से बचाती है? मतलब कौन सी गैस ऐसी है जो हम लोगों को पराबैंगनी किरणों से बचाती है, यूवी रेस से सेफ्टी देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन? बात समझ गए आप लोग कि जो सूर्य है, और यहां थोड़ा सा आते हैं देखते हैं कि सन यहां से आता है। अभी आप ऑप्शन पे ध्यान न दीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों। हमारा टारगेट है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, आपके कोई न कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो। प्रैक्टिस सेट मात्र उत्तर और प्रश्न जानने का मतलब नहीं हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये देखिए, ये हमारी जो है आप देखें ग्रे कलर की, ये हमारी ओजोन लेयर है, समताप मंडल में जो पाई जाती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल है ना, इसके बाद बहिर्मंडल, सारे मंडल आपको इस तरह से आप देखेंगे, ताप मंडल, बहिर्मंडल। तो उसी में जो समताप मंडल में हमारी जो ओजोन लेयर पाई जा रही है दोस्तों, इस ओजोन लेयर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ओजोन लेयर, यह ग्रे कलर की ओजोन लेयर है। अच्छे से समझिएगा, यह पृथ्वी का सरफेस आपको दिखाया गया है और ये आपका सन आप देख रहे हैं। यहाँ से किरणें आ रही हैं सारी, देखिए ना, यहाँ से 1 2 3 4 मान के चलिए, हालांकि ऐसा तो है नहीं, लेकिन कई सारी किरणें यहाँ से चलती हैं। तो अब होता क्या है कि जो सेफ किरणें हैं, जो हमारे लिए ऊर्जा का काम प्रदान करती हैं हमें, जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, वह तो हम तक पहुंच गई। लेकिन जो हमारे लिए अनसेफ हैं, असुरक्षित हैं, यानी कि जो पराबैंगनी किरणें हैं, उनको ओजोन परत यहीं से रिफ्लेक्ट करके वापस भेज दे रही है। आपने देखा येलो कलर वाली लाइन? मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन को, फिर से देखिएगा अच्छे से। यहीं से जो है देखिए किरण, 4 किरणें चलती हैं और इसको जो है यहाँ से रिटर्न, मतलब 4 आप काउंटिंग ना समझिए, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि इन्हीं में से कुछ किरणों को जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, वो ओजोन लेयर रिफ्लेक्ट कर देती है। अब आप कहेंगे सर अगर ये आ जाएगी तो क्या होगा? दोस्तों अगर ये यूवी रेज आ जाएगी तो आपकी स्किन को खराब कर देगी, स्किन को जला देगी। इवन मैक्सिमम लोगों में स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसका प्रभाव 1/6 भाग में स्किन कैंसर पैदा कर देता है। 6 गुना मतलब स्किन कैंसर पैदा करने की इसमें क्षमता होती है, तो यह स्किन कैंसर का कारक बन जाएगी। इसलिए ओजोन लेयर हमारी स्किन जो है कैंसर और स्किन रोगों से बचाती है, यूवी रेस को रिटर्न करके, रिफ्लेक्ट करके। और अर्थ तो आपके सामने है, तो आप यहां पर देख लीजिए कि ओजोन लेयर क्या रिफ्लेक्ट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन या कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सी लेयर जो है यूवी रेस को रिफ्लेक्ट करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ओजोन लेयर रिफ्लेक्ट करती है। आप जान गए, सही उत्तर आपका यही है। बाकी ऑक्सीजन को जानते हैं, प्राणदायी ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जान ही रहे हैं आप। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्रदूषण है, ग्रीन हाउस गैस है, इसको तो आप जान ही रहे हैं। अब आइए यहां चलते हैं, अगला प्रश्न। कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा इज नोन फॉर द विच क्लासिकल डांस? मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। नृत्यों से रोज प्रश्न आ रहे हैं, आज भी मैंने कई सारे नृत्यों को कवर करने की कोशिश किया है। फिलहाल जो है कलामंडलम जो है मोहिनीअट्टम के लिए जानी जाती है, जानिए। अब आप कहेंगे मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कुचिपुड़ी और मणिपुरी नृत्य के बारे में मैं आपको बताऊं, ये सारे नृत्य इंपॉर्टेंट है। चारों मैंने जो ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूं, चारों जो आप देख रहे हैं, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों? अब यहाँ पे देखिए, मोहिनीअट्टम केरल का पूछा हुआ नृत्य है। बार बार एसएससी में पूछता है, क्या पूछता है कि मोहिनीअट्टम किस देवता पर आधारित? भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके केरल के सागर तट पर इस नृत्य को किया था, इसलिए इसे मोहिनीअट्टम कहते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार भारती शिवाजी, रागिनी देवी, तंकमणि, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांताराव, शेषन और मजुमदार गाता, ये लोग हैं प्रमुख कलाकार। केरल का मोहिनी अट्टम, अट्टम शब्द जिनमें लगा रहेगा,
कृष्ण अट्टम, जो भी मतलब अट्टम जैसे शब्द हो, तो ट्रिक भी, अट्टम का मतलब मैक्सिमम केरल की तरफ ही आप इसका झुकाव लेंगे। यह एक शास्त्रीय लोक नृत्य है। कलाकार सादे वेशभूषा में होता है, प्रारूप भरतनाट्यम जैसा ही इनका होता है। मैं पर पूरा नृत्य को बताया हूं दोस्तों केरल के। इसी प्रकार से मैंने मणिपुरी को भी कवर किया, ये भी पूछता है बार बार। मणिपुरी नृत्य क्या है? वैष्णव धर्म को से प्रभावित मणिपुर, देखिए मणिपुर का मैप है और यहां से मैंने इसको मैग्नीफाई करके मणिपुरी नृत्य दिखाया है। वैष्णव धर्म से प्रभावित नृत्य है जो भक्ति तथा त्याग पर बल देता है। इस नृत्य में राधा कृष्ण की रास लीलाओं का आयोजन किया जाता है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, मतलब एक तरह से इनकी कथा वगैरह होती है, गाया नाचा जाता है। प्रमुख कलाकार पूछता है बार बार कि इस नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है? तो झावेरी बहनें, 3 बहनें, दर्शना, नयना, सुवर्णा, रंजना, ये झावेरी बहनें जो है ये इसकी प्रमुख कलाकार है। गुरु अमली सिंह, सविता मेहता और कवि कलावती देवी, ये लोग भी इसके कलाकार हैं। लेकिन झावेरी बहनें याद रखिएगा मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, यह एग्जाम में आता है बार बार। ओडिसी को भी जान लीजिए कि ओडिसी नृत्य क्या है। ओडिसी लोक नृत्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। प्रमुख भाव समर्पण एवं आराधना होता है। जैन राजा खारवेल इसके संरक्षक थे ओडिशा के। खारवेल आप जानते हैं अशोक का 13वां शिलालेख, आप याद रखिएगा, खारवेल को आप याद कर लेंगे, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। प्रमुख गुरु मोहन महापात्र, केलुचरण महापात्र और पंकज चरण दास और मायाधर रावत ओडिसी नृत्य है। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक दो बार आप स्वयं पढ़िए, इतना बेहतरीन डेटा आपको मिलेगा कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन डैश में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन डैश। कब हुआ था? 1908, 1908, 1905, 1905, 1906, 1906, 1910, 1910। तो 1906 सही उत्तर है, सीधे सीधे आप जानिए। 1906 में मुस्लिम लीग बनता है। 5 में तो आप बंगाल विभाजन वगैरह जानते ही हैं, लेकिन 1906 में कौन बनता है? मुस्लिम लीग। अब अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि मुस्लिम लीग क्या है, तो आइए कुछ हम आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ अपनी जो है टॉपिक को मोड़ने की कोशिश करते हैं और समझिएगा। हम बिल्कुल इनको ना देखिए, जिन्ना है और जिन्ना नहीं, जिन है, और कैसे जिन है आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। मुस्लिम लीग का गठन मतलब इसकी स्थापना 1906 में आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्ला, नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई। यह नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लोगों को लगता है जिन्ना, बार बार ऑप्शन में लगा देते हैं कि मुस्लिम लीग का गठन जिन्ना, जिन्ना बाद में जुड़ते हैं, लेकिन जो है प्रारंभ में कौन कौन होते हैं? आगा खान, नवाब सलीमुल्ला और मोहसिन उल मुल्क, ये लोग जो है मुस्लिम लीग के संस्थापक रहते हैं। समझ गए आप? इसके बाद वकार उल मुल्क मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बनते। कौन? वकार। वकायती करने के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है तो वकार बन जाते हैं। इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। यह प्रश्न पूछता है कि जब बंगाल विभाजन हुआ, चूंकि अंग्रेजों ने लॉलीपॉप दिया ना मुस्लिमों के कि भाई हम अलग आपको सत्ता देंगे, इसलिए बंगाल विभाजन कर रहे हैं, तो बंगाल विभाजन का समर्थन किया था तथा स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया था। जो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन उसके खिलाफ चलाया गया। भाई जो बंगाल विभाजन का समर्थन करेगा तो स्वदेशी आंदोलन का विरोध करेगा ही। तथा अपने समुदाय के लिए विशेष सुरक्षा उपायों और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। यह मुस्लिम लीग का प्रमुख कार्य था। अभी तक अगर नहीं समझे तो समझिएगा जरूर। मोहम्मद अली जिन्ना, इस स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। 1913 में, 6 में तो बन जाती है, तो 6 के बाद 13 में लगभग आते हैं, 7 साल बाद, 6-7 साल बाद ये आते हैं तो जुड़ते हैं। 7 साल बाद आकर के जुड़ते हैं और मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं। पहले शुरुआत में नहीं थे। और 1930 में इकबाल ने फ्रंटियर प्रांत बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर, जो पाकिस्तान की तरफ एरिया जो पड़ता है, बलूचिस्तान वाला, पाकिस्तान वाला भाग, के संघ का सुझाव दिया। महासंघ के भीतर एक मुस्लिम राज्य के रूप में चौधरी रहमत अली ने 1935 में पहली बार पाकिस्तान शब्द, जो है पाकिस्तान, बाद में उसका नाम पाकिस्तान हो गया, शब्द का आविष्कार किया। फिर या कह लीजिए कि शब्द के बारे में बोला रहमत अली, इसको समझिएगा आप। तथा मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसमें पूरी मतलब एक पक्के से बात रख गई कि नहीं भाई हमें दूसरा देश चाहिए। पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय योजना की परिकल्पना भी की। इसको आप याद रखिए। संघीय योजना जो हमारे यहाँ अभी चल रही है, भारत सरकार 1935 की है। अब आप कहेंगे सर बड़ा कंफ्यूजन है, कौन कौन याद करे? मेन चीज याद करना है क्या कि जिन्ना इसमें 13 में शामिल होते हैं या इसके संस्थापक नहीं रहते हैं, ये पूछता है कंफ्यूज करने के लिए। उसके बाद पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली ने। और पाकिस्तान की कल्पना किसने की थी? इकबाल ने फ्रंटियर प्रांत बोला था, बलूचिस्तान सिंध वाले क्षेत्र को पाकिस्तान की कल्पना कब? 1930 में। समझिए 35 में पाकिस्तान शब्द निकल के आ गया और 40 में यानी 5 साल बाद लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अपना अधिवेशन बनाया और उसमें
पूरी मोहर लग गई कि हमें अपना अलग देश चाहिए ही चाहिए। तो ये इतिहास की थोड़ी सी झलक थी दोस्तों। बाकी ये जिन्ना जैसे जिन्न को तो देख ही रहे हैं कि सत्ता के लालच में कैसे पाकिस्तान बना और पाकिस्तान की दशा क्या है और दिशा क्या है, दोनों आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या डैश का माप देती है। मतलब एक यूनिट कोई भी ले लीजिए, जैसे 1 किलोमीटर का एरिया ले लीजिए, इस 1 किलोमीटर के रेडियस में, 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में, सॉरी रेडियस नहीं, रेडियस तो गोले में होगा, 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की जो ये संख्या है दोस्तों, इस संख्या को हम जनसंख्या के टर्म में क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या आवागमन। द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया गिव्स अ मेजर ऑफ, किसका देता है? तो डेंसिटी है, क्योंकि एक स्पेशल एरिया में कोई भी चीज रहेगा तो उसको तो घनत्व ही बोलेंगे, जाहिर सी बात है। उसका कितना घना है, कितना विरल है। अब देखिए यहाँ पर अगर छोटा ये है तो ये विरल है, और यहीं पर अगर बना दे, कई लोग को भर दे इसी में, तो ये घना हो गया, तो घनत्व की ही बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जनसंख्या घनत्व सही हो जाएगा। लेकिन प्रश्न जनसंख्या से पूछता है कि वृद्धि दर क्या है, लिंगानुपात क्या है, तो उसको क्लियर करते हैं। आइए पहले देखिए जनसंख्या घनत्व। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर कुल व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व राज्यों में क्या है, यूटी में क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार। इसको समझिए क्या है, प्रश्न पूछता है, ये बार बार पूछा है एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी जीडी में तथा सीआरपीएफ एएसआई में, तो आप में भी पूछेगा। ध्यान दीजिए, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, राज्यों में 1106 लोग हैं 1 किलोमीटर में निवास कर रहे हैं, समझिए। तथा सबसे कम की बात कर तो अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 लोग हैं। अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वोत्तर राज्य है उसमें 17 लोग मात्र निवास कर रहे हैं, सबसे कम, मतलब ठीक ही स्थिति कम है वहां। अगर केंद्र शासित की बात करें, ये टॉप है और ये बॉटम है, ध्यान दीजिए, बीच में तो सेकंड वालों की दिया गया, चाहे तो आपको देख लीजिएगा। दिल्ली में ऐसी केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी अलग अलग पूछता है एसएससी, अब फैशन बदल गया है। दिल्ली में 11,320 लोग भरे हैं 1 किलोमीटर के एरिया में, मतलब ऐसे 1 किलोमीटर, ऐसे 1 किलोमीटर, ऐसे 1 किलोमीटर और ऐसे 1 किलोमीटर में 11,320 लोग निवास कर रहे हैं। दिल्ली में घनी आबादी है। तथा यूटी में अंडमान निकोबार द्वीप में 46 लोग हैं, सबसे कम लोग हैं भाई, वैसे भी समुद्र में कौन जा रहा है। नोट, 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश की ओवरऑल जनसंख्या घनत्व जो था 382 था, याद रखिएगा दोस्तों। कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, आपका सपोर्ट मिलता है। अपने दोस्तों को इससे जोड़िए, हमारे चैनल से ग्रुप में उनके शेयर करिए दोस्तों। थोड़ा आपको, जब हमें कोई कहीं से बहुत बड़ी फीस नहीं मिलती है, मेरा कोई पेड कोर्स, पेड बैच, पेड एप्लीकेशन नहीं है, मैं गवर्नमेंट जॉब से कुछ समय निकाल करके ड्यूटी का जो समय बचता है फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों के लिए इसे ऐसे कंटेंट तैयार करता हूं। तो आप प्लीज हमें सपोर्ट करिए। आप कमेंट सेक्शन में अपनी हमें राय दीजिए कि क्या हम जो कंटेंट बना रहे हैं आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है, ताकि हम रोज आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें। लिंगानुपात क्या होता है, सेक्स रेशियो क्या होता है? ये कुल 1000 पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। मतलब कि अगर 1000 मेल हैं तो फीमेल जो है इसके सापेक्ष कितनी है। अगर फीमेल की बात करें तो कहीं पर मान के चलिए कि 900 हैं, तो यही लिंगानुपात 900 माना जाएगा। अगर कहीं पर फीमेल जो है 800 हैं तो यही लिंगानुपात माना जाएगा। कहीं पर फीमेल 1100 भी हैं तो यही लिंगानुपात माना जाएगा कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है सेक्स रेशियो कही जाती है। क्या है, राज्यों में क्या है डेटा और केंद्र में क्या है? यह राज्यों का डेटा है या केंद्र शासित प्रदेश का डेटा है। राज्यों में केरल शिक्षा में अच्छा है तो लिंगानुपात भी अच्छा रहेगा, 1084 के प्लस चल रहा है। हरियाणा की दशा खराब है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसलिए वहां शुरू हुआ है, वहीं से 877 हरियाणा है। केंद्र शासित की बात करें तो पुदुचेरी में 1038, लगभग केरल के बराबर टच करने की कोशिश हो रही है पुदुचेरी, और दमन दीव में 618, यहाँ की भी दशा बहुत खराब। यह आंकड़े थे लिंगानुपात के, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं, ऐसा ना सोचेगा कि प्रश्न नहीं आएगा। सरकार ने बताया कि 2011 की जनगणना के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2011 में लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अगर पूरे भारत की बात करें दोस्तों, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो यह पूरे देश की बात की जा रही है कि पूरे होल कंट्री में 943 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पे। लेकिन राज्य वाइज अगर बात करें, स्टेट वाइज बात करें तो केरल टॉपर था राज्यों में, और पुदुचेरी टॉपर था केंद्र शासित प्रदेशों में। हरियाणा बॉटम में था जो है राज्यों में, और दमन दीव बॉटम में था केंद्र शासित प्रदेशों में, याद रखिएगा। भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? नागर शैली की वास्तुकला, समझिएगा, प्रश्न को पढ़िए अच्छे से। नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के रूप में भी जाना जाता है। केवल एक, अब समझिए कि यह क्या रीजनिंग का प्रश्न, क्या यह सही है
या दोनों सही है, या यह गलत है, या दोनों गलत है। इस तरह का प्रश्न आप समझ गए होंगे, ऐसा प्रश्न आपने देखा होगा। तो आप बताइए, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, 3 शैलियां चलती हैं। अगर हम ऐसे भारत का मैप एक रफ एंड टफ अगर हम बनाते हैं, तो अगर आप इस तरह से देखते हैं दोस्तों, तो इस तरह से कुछ जो है नागर शैली और द्रविड़ शैली, बेसर शैली, ऐसे अगर हम मान लीजिए बनाते हैं, तो ये अगर द्रविड़ भारत है तो इधर हमारी चलती है द्रविड़ शैली, और ये बीच में आ जाती है बेसर शैली, और ऊपर आ जाती है हमारी नागर शैली। यही मैप है। तो ये कह रहा है उत्तर भारतीय शैली नागर शैली है, बिल्कुल सही है। नीचे दक्षिण में जो है द्रविड़ शैली है, दक्षिण भारतीय शैली, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं। अब आप कहेंगे कि इनकी परिभाषा क्या है, मंदिर होते कैसे हैं, तो ये देखिए, पूर्व मध्यकालीन शिल्प शास्त्रों में मंदिर स्थापत्य की 3 बड़ी शैलियां बताई गई थी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली का प्रचलन हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच की धरती में पाया जाता है। होती कैसी है, यह देखिए, ऐसे बड़ा सा मंदिर रहेगा, आगे छोटे छोटे गुंबद घटते हुए आकार में चलते जाएंगे, यह नागर शैली। उसी के बाद बेसर शैली बीच में पड़ेगी, बीच में बेसर शैली विंध्य पहाड़ी, माने बीच का जो भाग है मध्य प्रदेश वगैरह वाला, विंध्य पहाड़ी और कृष्णा नदी के बीच के प्रदेशों से संबंध रखती है, उसे जो है बेसर शैली कहा जाता है। कुछ इस तरह से घने घने गुम्बद बना करके ऐसी आकृतियां दिखाई जाती है। और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की शैली है। दक्षिण भारत में कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच की जो भूमि, जो दक्षिण भारत में कृष्णा कावेरी बहती है दक्षिण भारत में, मैटूरबाद वगैरह जिस पर इस पर है, तो कृष्णा कावेरी नदी पर जो है वह द्रविड़ शैली, जो देखिए यहां पर दिया गया है, लंबे लंबे ऐसे मंदिर दूर तक बनाए जाएंगे और गुंबदों का कुछ इस तरह से आकार रहता है, दूर दूर ऐसे लंबे लंबे। तीनों शैली आपके सामने परिभाषा सहित, अगर मेरे बताने से क्लियर ना हुआ हो तो प्लीज एक बार इसको आप पढ़ लें, 1 नंबर यहां से हमेशा मिलता है दोस्तों। बस मुझे उम्मीद है कि मैंने कोशिश की है पूरी आपको बताने और समझाने की, मैप पर भी, कि मैप पर आप यही जान लीजिए कि ये अगर भारत का मैप मैं ड्रा करता हूं दोस्तों इस तरह से एक रफ एंड टफ, तो यहां पर आप समझ लीजिए कि ये अगर इस तरह से जो है, अगर हम ऐसे इस तरह से मैप अगर ड्रा कर दें, तो अब ये वाला एरिया जो आपका हो जाएगा नीचे का एरिया द्रविड़ शैली, बीच में बेसर, ट्रिक बना लीजिए कि बीच है तो बेसर और ऊपर नॉर्थ है तो नागर, न से नॉर्थ माने उत्तर, न से नागर, यही ट्रिक बना के याद रखिए। उत्तर भारत में नागर शैली, मध्य भारत में बेसर शैली और वहीं दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। वही नदियों से बांटा है, यहाँ हिमालय है और यहाँ आप देखेंगे जो कृष्णा जो है, हिमालय के बाद आप देखेंगे बिंद की नदियां हैं, यहाँ दिखाया है ना कि हिमालय और विंध्य पहाड़ों पर, ये देखिए विंध्य पहाड़ यहाँ आपके पड़ेंगे मध्य में, मध्य प्रदेश वगैरह विंध्य पहाड़ियां, और विंध्य पहाड़ से लेकर कृष्णा कावेरी नदी तक बेसर शैली, और कृष्णा कावेरी और जो है नदी के बीच में द्रविड़ शैली है। इस मैप से समझिएगा, और यहाँ तो मैंने परिभाषा दिया ही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्लॉक पर्वतों के उठे हुए खंडों को डैश कहा जाता है। द अपलिफ्टेड ब्लॉक ऑफ ब्लॉक माउंटेन आर कॉल्ड डैश, कोन्स, स्लोप्स, ग्रेबेंस, हॉर्स्ट। क्या कहते हैं, तो सही उत्तर यहाँ पे हॉर्स्ट हो जाएगा। ये तो रहा उत्तर, मैंने बता दिया, लेकिन जिनको ना समझ में आओगे सर ये कैसे उत्तर सही होगा, वो यहाँ पर मूव कर जाएं। अब देखिए, पहाड़ों के प्रकार, पर्वतों के प्रकार, टाइप ऑफ माउंटेन। एक तो वाल्कोनिक माउंटेन्स हैं जो ज्वालामुखी क्रिया से बनते हैं। देखिए ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, लावा निकला है और माउंटेन यानी पर्वत बन गए हैं, इनको कहेंगे पर्वतों, मतलब ज्वालामुखी से बने हुए पर्वत। किससे बने हुए पर्वत दोस्तों, अगर इनकी बात करें तो ये ज्वालामुखी से बने हुए पर्वत, ये समझ लीजिए। ये हो गया नंबर 1 आपका। इसके बाद अब समझिए फोल्डेड माउंटेन, इधर आ जाइए, अभी इस साइड छोड़िए। फोल्डेड माउंटेन का मतलब कि अगर एक तरफ से कोई धरती में प्लेट विवर्तनिक चलती रहती है, सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप देखिएगा, एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट इधर से आ रही है, और ये दोनों जब टकराती हैं तो कुछ इस प्रकार से जो है आकृति बन जाती है, मुड़ जाती है प्लेटें, और जो है वलित पर्वत बन जाता है, फोल्डेड माउंटेन बन जाता है, जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है। यह दूसरा प्रकार आप मान लीजिए पर्वतों का, है ना। एक अपरैप्ट, जो देखिए कोई जमीन नीचे धंस गई है, कोई जमीन ऊपर उठ गई है, तो ऐसी कहानी से अपरैप्ड माउंटेन बनते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिए, बहुत ही नहीं पूछता है। तीसरा इंपॉर्टेंट आपको पूछता है ब्लॉक पर्वत। यह जमीन देखिए ऊपर की तरफ उठी हुई है और एक कुछ जमीन का भाग नीचे की तरफ उठा हुआ है, कट पीट करके, अपर्दन, अपक्षय से या प्लेट विवर्तनिक क्रियाओं से, जो ऊपर नीचे उठने की घटना से भी तो ये एक समय बाद ये ऊपर वाला पर्वत बन जाएगा, नीचे वाला खाड़ी बन जाएगी। तो जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसको हॉर्स्ट बोलते हैं, घोड़ा ऊपर रहता है हॉर्स्ड, और जो नीचे धपा हुआ भाग है, नीचे धसा हुआ भाग है, इसे ग्रेबेन बोलते हैं। ऑप्शन में देखिए ग्रेबेन भी था।
तो जब नीचे धसा हुआ भाग है, जैसे अगर इस तरह से जो हास्ट पर्वत अगर आप देखेंगे तो कुछ यूं आकृति रहती है दोस्तों, ये तो जो ये ऊपर उठा हुआ एरिया है तो ये तो आपका हो गया हॉर्स्ड, और लेकिन जो नीचे धसा हुआ एरिया है इसको ग्रेविन बोले, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। हॉर्स्ट ग्रेविन बनता जाता है और पर्वत का निर्माण होता है। कोशिश किया था दोस्तों मैंने पर्वतों को समझाने को, आपको समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, असम का अम्बुआची त्योहार प्रति वर्ष डैश के महीने में मनाया जाता है? द अम्बुआची फेस्टिवल ऑफ असम इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, मार्च, जनवरी, जून। द करेक्ट आंसर इज जून। समय बहुत नहीं लूंगा ना, समय आपको दूंगा क्योंकि एग्जाम का पीरियड है, बोर करने का टाइम ये नहीं है, ये टाइम फटाफट तेज चलने का है। कुछ प्रमुख त्योहारों को मैं रिवाइज करा दूं लगे हाथ। ओणम केरल का, पोंगल तमिलनाडु का, हरेली छत्तीसगढ़ का, हरेला पूछे तो उत्तराखंड याद रखिएगा, खजुराहो मध्य प्रदेश का, हरेला जो है उत्तराखंड देखिए आ भी गया नीचे, माजुली द्वीप असम का, नुआखाई चावल वाला उड़ीसा का, पुष्कर जम्मू कश्मीर का मेला भी लगता है, सरहुल झारखंड का भी है और बिहार का भी है। अगर ऑप्शन में रह गया तो झारखंड बिहार एक ही थे दोस्तों, अभी कट करके दो हो गए, राज्य बन गए, लेकिन त्योहार नहीं बदल जाएंगे, वहां भी मनाया जाता है यहाँ भी मनाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में एक ही देगा, झारखंड बिहार का जो एरिया है वहां सरहुल मनाया जाता है। हार्नबिल पक्षी पर मनाया जाने वाला त्योहार नागालैंड का, इसको ध्यान रखिएगा। त्योहारों की लिस्ट है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट ये है आपकी, आप भी जान रहे हैं कहां कहां इसको पूछता है। मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन डैश द्वारा संचालित होते हैं? ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर ड्रिवन बाय डैश, मून, सन, स्टार्स, जोबियन प्लैनेट। तो मौसम में जो भी परिवर्तन होते हैं वो चंद्रमा की वजह से, तारों की वजह से, जोबियन प्लैनेट्स की वजह से नहीं होते हैं, वो सूर्य और उसकी स्थिति की वजह से होते हैं। आप अच्छे से जानते हैं, सूर्योदय होगा, सूर्यास्त होगा, धूप उसकी वजह से होगी, ठंडा होगा मौसम, मौसम गर्म होगा, मौसम में बरसात होगी कि नहीं होगी, ये सब सूर्य की स्थिति पर डिपेंड करता है। अब यहां से समझिएगा, पृथ्वी इस तरह से है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है तथा अपने कक्ष पर भी घूमती है, मतलब अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे घूर्णन करती रहती है और सूर्य की चक्कर ऐसे ऐसे भी लगाती रहती है। आप एक क्रिया को अच्छे से समझते हैं, आपने भूगोल में इसको पढ़ा होगा, विश्व भूगोल में। अब होता क्या है कि जब पृथ्वी घूमते घूमते यहां पर पहुंच जाती है, कब? दिसंबर 21 और 22 को, देख रहे हैं ना, ऑटम ऋतु आ जाती है। उसके बाद जब यहाँ से घूमते घूमते फिर पृथ्वी यहाँ पहुंच जाती है, तो जो है मार्च 20 और 21 में तो विंटर ऋतु यहाँ इस एरिया में चलती हुई है, फिर स्प्रिंग ऋतु चलती है, फिर समर आ जाती है जो है 21 जून और 22 जून को। तो ये पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, उस घूर्णन गति के हिसाब से या घूर्णन के हिसाब से अपने अक्ष पर, अपने कक्ष पर, अक्ष पर जो घूमती है उससे तो दिन और रात डिफाइन होते हैं, डे और नाइट, ये आप जानते हैं, दिन और रात निर्धारित होते हैं। लेकिन अपने कक्षा में जो घूमती रहती है उससे मौसम और ऋतुएं निर्धारित होती है। ये दोनों चीजें जानते रहिए। और लेकिन बीच में का ये सब करने वाला है कौन? सूर्य है, बॉस इधर है। समझिएगा इस इमेज को, डेट वाइज मैंने बताने की कोशिश किया है दोस्तों, और आपको मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो रहा होगा इसी से। वैगनी क्रांति, पर्पल रिवोल्यूशन, जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था, को डैश के रूप में भी जाना जाता है? पर्पल रिवोल्यूशन विच स्टार्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज। प्रमुख फसलों की क्रांतियों से प्रश्न आते हैं, देखिए आया हुआ प्रश्न है 14 तारीख वाले में जो है 14/7/22 को। तो लिलेक क्रांति, आर्किड क्रांति, इंडिगो क्रांति, लेवेंडर क्रांति। लेवेंडर की खेती से संबंधित क्रांति है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन यही सही हो जाएगा। अब आइए जरा सा यहाँ पर कुछ जोर लगाते हैं दोस्तों, और कुछ क्रांतियों को एक झटके में याद करवाऊंगा, कुछ ट्रिक्स से, कुछ कॉन्सेप्ट से। आप बस स्क्रीन पर बने रहिएगा, अंत तक बने रहिए, ऐसे जबरदस्त स्टैटिक जीके जीएस पूरे दिमाग में सेट करने की कोशिश मैं करूंगा। बड़ी बड़ी क्लासेस आपने कर लिया, बड़े बड़े महंगे महंगे बैचेस पढ़ लिया, थोड़ा सा फ्री वाला हमारा करके देख लीजिए, आपको बेनिफिट ना हो तो बताइएगा। हरित एग्जाम के बाद बोलिएगा कि सर प्रश्न आए थे कि नहीं आए थे। हरित क्रांति आप जानते हैं खाद्यान्न वाली है, नॉर्मन बोरलाग साहब वाली हरित क्रांति। गोल क्रांति, आलू गोल है तो गोल क्रांति होगी। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेशा क्रांति, सोने का रेशा, रेशा रेशेदार खेती, जूट है ना दोस्तों, तो सोने की रेशा क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति, तो चाय, चाय है ना, हरी है और गोल्ड माने सोना, चाय सोने के बराबर महंगी चाय बिकती है, तो ग्रीन। देखिए जो नाम रखा गया है कुछ ना कुछ मतलब है दोस्तों। आपका नाम, हमारा नाम, हमारे माता पिता रखते हैं तो कोई अर्थ समझ के ही रखते हैं, ऐसे नहीं रख, पहले के रख देते थे जो है निरहु गुरु कुछ भी, लेकिन अब तो उसका मीनिंग होता है ना, तो इसका नाम मीनिंगफुल है। ग्रीन माने हरी, गोल्ड माने सोना, हरा सोना मतलब चाय।
परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से है। पीली क्रांति, पीली क्रांति माने तिलहन, तेल है ना सरसों, पीले पीले फूल दिखते हैं, कितने सुंदर सरसों के फूल पीले पीले हैं, तो तिलहन उत्पादन है। भूरी क्रांति, मिट्टी का कलर भूरा है इसलिए खाकी वर्दी का रंग भूरा होता है, तो भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित। मूक क्रांति माने मोटे अनाज से है। रजत माने आप रजत क्रांति, कपास, चमचमाती हुई चांदी जैसी कपास, रजत क्रांति, रजत माने जो है चांदी। लाल क्रांति टमाटर और मांस दोनों लाल है, मांस भी लाल है टमाटर भी लाल है, तो बोले लाल क्रांति करो। व्हाइट गोल्ड क्रांति सफेद सोना, वही कपास ही सफेद सोना है कपड़े वाला, जो कपास उत्पादन रजत थी वही व्हाइट है। श्वेत लेकिन दूध है, दूध सफेद क्रांति है, श्वेत क्रांति है। सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास के लिए शुरू की गई थी। आगे आइए, सनराइज या सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकास के लिए। सिल्वर फाइबर क्रांति, कपास उत्पादन को सिल्वर फाइबर कहा जाता है, याद रखिएगा, कपास के रेशों को सिल्वर फाइबर बोलते हैं। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, सुनहरी गोल्डन क्रांति फलों से संबंधित थी। सेफ्रान केसर उत्पादन के लिए, सेफ्रान माने केसर क्रांति थी। स्टीली या ग्रे क्रांति, अगर पूछे ग्रे क्रांति या जो है ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित थी। स्वर्ण क्रांति फल और शहद से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन है, यह रजत अलग है। रजत रेशा क्रांति है और यह रजत केवल रजत क्रांति है। रजत माने अंडा, सफेद सफेद अंडा उत्पादन। हरित सोना, हरा सोना, बांस पेपर बनता है, हरा सोना है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली बहुत महंगी मिलती है, उसको गुलाबी क्रांति, पिंक कलर झींगा। नीली क्रांति मछली, मछली नीले पानी में रहती है तो नीली क्रांति, नीला पानी। खाद्य श्रृंखला वर्ष 2020 तक भारतीय कृषकों को जो है आमदनी दुगुना करने के लिए लाई गई थी क्रांति, खाद्य श्रृंखला क्रांति। और इसके बाद एनएच नेशनल हाईवे क्रांति, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना अभी जो शुरू हुई है, अमृत क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, सभी क्रांतियों पर निगरानी। मतलब जब सारी क्रांतियां चलने लगी तो बोले ऑपरेशन इंद्रधनुष लाओ और सारी क्रांतियों को कवर करो, नीली हरी सारे रंगों को देखो कि हमारे सारे रंग जो सरकार के हैं वो जनता तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम, काला पेट्रोलियम निकलता है तो पेट्रोल काला होता है, जब कच्चा पेट्रोल निकलता है उसको कृष्ण क्रांति बोलते हैं। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन, पुलिस खाकी वर्दी पहनती, चमड़े का बेल्ट पहनती है तो खाकी क्रांति हो गई, चमड़ा उत्पादन। धूसर क्रांति सीमेंट उत्पादन, धूसर उसका कलर धूसर होता है ना, तो धूसर या स्लेटी क्रांति। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु, भाई गंगा में जाने के बाद पाप धुल जाते हैं तो भ्रष्टाचारियों को पकड़ो और इनको थूर दे सरकार, तो ये गंगा क्रांति हो जाएगी। दोस्तों तरह तरह से आपको याद करवाने की कोशिश किया हूं और इस पूरे को स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 नंबर पक्का करिए परीक्षा में, यह नंबर ही आपको क्वालिफाइड करवाएंगे और ये जो कंटेंट भले बोरिंग मेरा लग रहा हो लेकिन यही आपको नंबर दिलवाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने कई बार क्रैक किया इन्हीं सबको पढ़ के, आप भी करेंगे परीक्षा को क्रैक। फीता कृमि या टेप वर्म प्राणी जगत के किस वर्ग ग्रुप से संबंधित है? टू विच क्लास अब्लिक ग्रुप of the animal kingdom does the tapeworm belong? सिलेंड्रेटा, पट्टकृमि या प्लेंटीहेल्मिन्थीज या पोरीफेरा या एनेलिडा? तो प्लेंटीहेल्मिन्थीज जो देख रहे हैं उससे संबंधित है फीता कृमि, पेट में पड़ जाता है फीता कृमि, ऐसे केचुआ वाला जिसको बोलते हैं गांव में, तो टेपवर्म, लीवर फ्लू जो है फीता कृमि। अब आप कहेंगे कि यह है क्या, तो जीवों का वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा, कैरोलिनियस वगैरह वाला। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में मोनेरा आता है। बायोलॉजी का टॉपिक है, जो लोग थोड़ा समझते होंगे तो लोग समझ जाएंगे, जो नहीं समझते होंगे उनको भी थोड़ा हिंट दूंगा, समझ जाएंगे दोस्तों, परीक्षा भर के काम हो जाएगा, एमटीएस भर के। यूकैरियोटिक माने, अब देखिए प्रोकैरियोटिक में मोनेरा आ गया, यूकैरियोटिक में 2 भाग, एक कोशिकीय जीव आएंगे और बहुकोशिकीय माने जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है, जिनमें कई कोशिका होती है। तो एक कोशिकीय जीव में प्रोटिस्टा आ गया खत्म कहानी। बहुकोशिकीय जीव आगे बढ़ते हैं, इसमें कोशिका भित्ति वाले हो जाते हैं, कोशिका भित्ति रहित माने एक में कोशिका भित्ति होती है, एक में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति रहित यानी एनिमलिया, जिसमें हम लोग आते हैं, जीव जंतु सब आ जाते हैं। और कोशिका भित्ति सहित वाले, प्रकाश संश्लेषण करने नहीं करने वाले, प्रकाश संश्लेषण करने वाले, जैसे फंगस प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं तथा प्लांटी माने पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो पेड़ पौधे क्या हैं, पहले तो यूकैरियोटिक हैं, और यूकैरियोटिक में भी क्या है, बहुकोशिकीय हैं। बहुकोशिकीय में भी क्या है, कोशिका भित्ति सहित वाले हैं, उसमें भी पूछे क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता रखने वाले हैं। ऐसे आइए ना, ये देखिए पेड़ पौधे क्या हैं, हमने कहा पूछा प्रश्न, तो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता रखते हैं।
और क्या है, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और क्या है, ये बहुकोशिकीय जीव है, और कैसे हैं, यूकैरियोटिक। हम अपनी बात करें, जीवों की बात करें, जंतुओं की बात करें, मानव की बात करें, हम लोग एनिमलिया में आते हैं। हम लोग क्या हैं, कोशिका भित्ति रहित, हम लोगों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हम लोग कैसे हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं। किसमें आते हैं, यूकैरियोटिक में आते हैं। ऐसे समझिएगा दोस्तों, एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा आपको, हमेशा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, बहुत बेहतरीन कंटेंट। बगरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बगरुम्बा इज द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? गोवा, असम, हरियाणा, कर्नाटक। तो बिहू, बगरुम्बा, कटी बिहू, ये सब जो है अंबुवाची का मेला वगैरह, कामाख्या माता मंदिर वगैरह, ये सब कहानी दोस्तों असम में होती है, असम याद रखें। अब आइए समझते हैं होता क्या है यहाँ पर, असम का पूरे नृत्यों के बारे में। असम, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, 2-4 राज्यों का, सब तो नहीं यहाँ एक साथ दे सकता, लेकिन कुछ को डेली मेरा टारगेट रहता है कम से कम 10 से 20 नृत्य आपको जरूर याद करा दूं, क्योंकि एक नंबर जरूर आएगा। असम का बिहू है, नाग नृत्य है, नट पूजा है, बगरुम्बा देखिए यहाँ पर है, झुमरा है। उत्तर प्रदेश का रासलीला, नौटंकी और कजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, चरकुला भी ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर का रऊफ इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप का परिचा काली इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? भाग 3 के बारे में आप जानते हैं, मौलिक अधिकार। 5 संघ से संबंधित है, 4 नीति निर्देशक तत्व में, और 4A अगर लगा देंगे तो मौलिक कर्तव्य बन जाएंगे। और भाग 2 को आप जानते हैं, नागरिकता वगैरह संबंधित सारे प्रावधान। अब समझिए यहाँ पर होता क्या है कि भाग 4 हमारा फिलहाल यहाँ पर सही हो जाएगा, BPSP, जो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, 4 सही हो जाएगा, याद रखिएगा। संविधान में अगर आप हमसे पूछेंगे कि सर कहाँ तक हम पढ़ के जाएं, तो पूरा संविधान रट देना दोस्तों थोड़ा मुश्किल है, मैं बोलूंगा भी नहीं रटने को किसी को, लेकिन भाग 5 तक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहां तक प्रश्न आते हैं, उसमें भी मौलिक फंडामेंटल राइट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहां से तो 1 नंबर जरूर आना, जान लीजिए। किसी दिन मैं प्रैक्टिस में करवाता हूँ, इसके पहले मैं करवाया हूँ, आगे भी मैं डालता रहूंगा, हमेशा बताता रहता हूँ, लेकिन भाग 3 और भाग 4 और 4A बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 अगर आपने पढ़ लिया तो 2 नंबर आपका तैयार रहेगा पॉलिटी से MTS में, जान लीजिए। निम्नलिखित में से कलकत्ता या कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सदाबहार प्रश्न। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ब्रह्म समाज इन कलकत्ता? स्वामी विवेकानंद? नहीं। रामकृष्ण परमहंस मिशन इन्होंने बनाया। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज आर्य हैं, दयावान। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह वाले हैं। राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज, ब्रह्मा है जो राजा, ट्रिक बताए थे ना, आर्य हैं, दयावान, ब्रह्मा है जो राजा, तो राजा राममोहन राय। कैसे, यहां आइए। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय, सत्य शोधक ज्योतिबा फूले, प्रार्थना आत्माराम पांडुरंग, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पुनर्विधवा पुनर्विवाह। कहेंगे सर कुछ भी याद नहीं हुआ, नहीं याद हुआ, चलिए देखते हैं कैसे नहीं याद होगा। ट्रिक समझिए, ध्यान दीजिए स्क्रीन पर, प्लीज अटेंशन प्लीज। आर्य हैं दयावान, आर्य कैसे थे दोस्तों, दया करते, आर्य दयावान, आर्य दयानंद। ब्रह्मा है राजा, सबसे बड़े देवता है भाई, राजा बिल्कुल रहेंगे, देवता राजा है। सत्य की ज्योति बुझती नहीं है, तो सत्य शोधक ज्योतिबा फूले। प्रार्थना कैसे करेंगे दोस्तों, आत्मा से करेंगे, तो आत्माराम पांडुरंग। राम और कृष्ण मिल जाएंगे तो विवेक पैदा हो जाएगा, विवेकानंद। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर के ही अंदर इतनी पावर है कि विधवाओं का पुनः विवाह करवा सकते। सारा ट्रिक पे याद हो गया, बस 2-3 बार इसको पढ़ दीजिए, मेरे वीडियो पीछे आगे करके देख लीजिए, इसी को 2-3 बार सुन लीजिए, कंफर्म हो जाएगा। बाकी सबको आप दर्शन भी कर लीजिए महापुरुषों का। ये लोग ईश्वर तो नहीं थे दोस्तों, लेकिन ईश्वर से कम भी नहीं थे हमारे समाज के लिए। राजा राममोहन राय हो, चाहे आत्माराम पांडुरंग हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, दयानंद सरस्वती हो, ज्योतिबा फूले हो, या चाहे स्वामी विवेकानंद हो, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युवा दिवस भी इन्हीं के जो है जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनसे संबंधित डेटा आप जानते रहिए, यहां से प्रश्न 1 नंबर जरूर बनता है। कंटेंट पसंद आ रहा हो दोस्तों, हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, अगर आपको लग रहा हो कि एग्जाम बिल में हेल्पफुल है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल स्कैन करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करिए, हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। हमारे पास प्रचार प्रसार का कोई जरिया नहीं है, आप ही हमारी पावर है, आप ही हमारा सपोर्ट है, हम आपके भरोसे बैठे हुए हैं। प्लीज सब्सक्राइब करिए, हेलो शिक्षा चैनल को लाइक करिए, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए मात्र। अगर अपनी कोई राय देना चाहते हैं, किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, वह भी लिखिए। परीक्षा में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वह भी लिखिए।
आपका भाई आपके साथ हमेशा रहेगा। मैं गवर्नमेंट जॉब से समय निकालकर जो भी समय बचेगा आप सबको देने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने अपने सपने को पूरा किया, आपका भी सपना जरूर पूरा होगा। पढ़ते रहिए, लगे रहिए। सिलेक्शन एक दिन में नहीं होगा दोस्तों, लेकिन एक दिन जरूर होगा। मिलते हैं कल के किसी इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।